हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VIPLS क्लासेस पर। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी बड़ी ही मेहनत से कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं जो आपकी मैं सीरीज चला रहा हूं क्लास 10th के विज्ञान के हर एक चैप्टर के, यानी कि क्लास 10th में विज्ञान में 3 पार्ट है आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जिसमें से जो पार्ट आपका भौतिक विज्ञान का यानी फिजिक्स का है, उसमें से जितने भी चैप्टर हैं उन सभी के मैं करा रहा हूं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले मैंने आपको मानव नेत्र का रंग बिरंगा संसार उसके न्यूमेरिकल करा दिए। इससे पहले मैंने आपको परावर्तन के न्यूमेरिकल करा दिए, दर्पण के हैं जो। इससे पहले मैंने आपको अपवर्तन के लेंस के न्यूमेरिकल करा दिए। अगर आप इस वीडियो में नए आए हैं तो सबसे पहला काम ये कीजिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके पास ये वीडियो का नोटिफिकेशन जाता रहे। और एक काम और कीजिए कि इससे पीछे वाली सभी वीडियो को देखा जाए, जिससे आपको पता चलेगा कि हम कैसे पढ़ रहे हैं, किस तरीके से हम पढ़ाई को बड़े ही आसान तरीके से बना रहे हैं। तो इस प्रकार आप यहाँ पर देखेंगे कि आज का चैप्टर हमारा वो विद्युत धारा का है। उसके पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा फॉर्मूला और फिर करेंगे हम इसके बेस्ट क्वेश्चन जो कि पेपर में आए हुए हैं। आपने देखा होगा कि मेरी एक खास बात है कि मैं जितने भी आपको वीडियो में क्वेश्चन कराता हूं उनमें से सभी प्रश्न, एक ऐसा नहीं कोई भी नहीं, प्रत्येक प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में आया हुआ होता है। मैं बोर्ड एग्जाम के इसलिए आपको प्रश्न कराता हूं कि जिससे आपको अंदाजा लग सके कि बोर्ड एग्जाम जो बोर्ड एग्जाम है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा बोर्ड कैसे प्रश्न पूछता है। ठीक है ना। तो चलते हैं बिना समय बर्बाद किए। तो हमारा जो आपका चैप्टर है वो है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा सा, अब विद्युत धारा में पहले मैं इसके सभी जो इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं वो सभी लिख देता हूं। पहले मैं आपको सामने फॉर्मूले लिखूंगा और फॉर्मूले में जो कुछ भी है वो क्या है, उसका मात्रक सभी हम बात करेंगे। जैसे चलते हैं, अपना जो पहला फॉर्मूला है वो विद्युत धारा से, या फिर सबसे पहला ना विद्युत धारा नहीं आवेश का लेते हैं। पर आवेश का है बिल्कुल, तो सबसे पहला फॉर्मूला है जो आवेश का। अगर आपसे किसी वस्तु पर आवेश पूछता है, अगर आपसे किसी वस्तु पर आवेश पूछता है कि इस वस्तु पर आवेश कितना है, तो कैसे निकालेंगे आप? तो आवेश का निकालने का जो फॉर्मूला है, सबसे पहले तो आवेश को Q से आप व्यक्त करते हैं और आवेश Q बराबर फॉर्मूला होता है NE। ये फॉर्मूला है किसी वस्तु पर आवेश निकालने का। अब सर ये भी बता दो इसमें N क्या है, E क्या है, तो बिल्कुल बताएंगे। तो यहां पर जो N है आपके वो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मैं यहाँ ये नहीं लिखूंगा, मैं क्या करता हूं इसे सही तरीके से लिखता हूं। यहां मैं लिखता हूं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है सर, नहीं सर मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या, ना 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 ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या ये नहीं सही रहेगा, इलेक्ट्रॉन वाला ही सही है। ठीक है चलो वही लिखते करो। तो एन यहाँ पर सबसे सिंपल बात, समय छोड़ो, सभी को छोड़ो, आप एक बात ध्यान रखो कि यहाँ पर जो एन है वो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। पर ये क्या कभी मुक्त इलेक्ट्रॉन कभी इलेक्ट्रॉन, कोई नहीं कोई नहीं, मैं अब एक बात कह रहा हूं, मैं एक बात मैं टिक किया हूं कि यहाँ पर एन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। थोड़ा बड़ा लिखता हूं मैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक सर। अब यहां पर ई भी बता दो, तो ई होता क्या है, इसका मान क्या है, दोनों बात करते हैं। तो ई है आपका इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। आप समझे, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब जो ई का जो मान है वो आवेश कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे, तो वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और क्या पीछे क्या लिखूंगा मैं, कूलाम। सर ये क्या बना है, तो बेटा आवेश का जो मात्रक है, आवेश का जो मात्रक है एसआई मात्रक, वो होता है आपका कूलाम। क्या समझे आप, आवेश का मात्रा है कूलाम, और इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं सी से। क्या समझे आप, जो आपका आवेश है वो है Q, और Q बराबर किसी वस्तु पे आपको आवेश निकालना है तो आप निकाल लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस पर कितने इलेक्ट्रॉन है। अगर उस पर एक इलेक्ट्रॉन है तो उस पर आवेश हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अगर उस पर दो इलेक्ट्रॉन है तो उस पर आवेश हो गया, n का मतलब है इलेक्ट्रॉन की संख्या, दो इलेक्ट्रॉन तो n का मान 2 हो गया, E का मान आप ये रखेंगे। दो इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10⁻⁻19, तो दो इलेक्ट्रॉन का 1.6 गुणा 2 यानी 3.2, 16 दूनी 32, 3.2 गुणा 10⁻⁻19। तीन इलेक्ट्रॉन है तो 16 का 3 गुणा करेंगे। तो किसी वस्तु पर आपको आवेश निकालना है तो आपको सिर्फ क्या बता दे कि उस पर कितने इलेक्ट्रॉन कम है या ज्यादा है। ये क्या बात हुई सर, कम ज्यादा का? तो देखो क्या बात कर रहा हूं, आपसे जो प्रश्न पूछता है ना, वो पूछता है कि इस वस्तु पर आवेश बताओ और इस वस्तु में जो आवेश है उसकी प्रकृति बताओ। यानी कि जो हमारा आवेश है वो दो प्रकार का होता है। बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि आपका जो आवेश है वो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है धनावेश और एक होता है आपका ऋणावेश। ये दो प्रकार का आवेश होता है। अब इस धनावेश और ऋणावेश वस्तु को कब कहते हैं, तो देखना ध्यान से, यदि
क्या मैं लिख रहा हूं ये आप ध्यान से बड़े ही आराम से नोट पॉइंट में लिख लें, ठीक है ना। यदि किसी वस्तु पर, क्या बोला मैंने, यदि किसी वस्तु पर, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है हमें, यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन अधिक है, क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रॉन अधिक है, अधिक है, तो वह वस्तु होगी ऋण आवेशित। बिल्कुल सही, ऋण आवेशित। और यदि इलेक्ट्रॉन कम है, कमी है, तो हम बोलेंगे कि वस्तु होगी धन आवेशित। बिल्कुल सही सुना आपने। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋण आवेश होता है, और जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ऋण आवेश ज्यादा है, तो ऋण आवेश ज्यादा है तो वस्तु कैसी होगी आपकी, ऋण आवेश। और अगर किसी वस्तु में से आपने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, यानी ऋण आवेश निकाल लिया, तो वस्तु कैसी होगी, वो धनावेश। तो इस प्रकार वस्तु को आप बता पाओगे कि वो वस्तु धनावेश है या ऋण आवेश है। अब चलते हम अपने दूसरे फॉर्मूले पर। दूसरा जो फॉर्मूला है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट विद्युत धारा का। मैं पूरे चैप्टर के आपको पहले न्यूमेरिकल करा देता हूं, सॉरी, आपको पूरे चैप्टर के फॉर्मूला करा देता हूं। अगर आपको ये फॉर्मूले आते हैं, पहली बात तो यह कि आप इनको पढ़ते चले, आपका रिवीजन ही होगा। अगर आपको ये फॉर्मूले आते हैं तो सीधे आप सीधे न्यूमेरिकल पर जा सकते हैं, न्यूमेरिकल कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि ये सभी फॉर्मूले मैं बोलता जा रहा हूं, ये आप ध्यान से सुनते जाएं, और इनमें आपको कुछ याद नहीं है, इनमें नई बात आपको मिलती है तो वो लिखते जाएं, ठीक है सर। तो दूसरा मैं बताता हूं आपको विद्युत धारा। विद्युत धारा, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि विद्युत धारा को हम व्यक्त करते हैं आई से, ठीक है। अब आई बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q/T, ये होता है विद्युत धारा निकालने का फॉर्मूला। अब इसका एक फॉर्मूला और बन जाएगा, वो क्या होगा सर, तो I बराबर NE/T। ये कहां से आया सर, तो बच्चे अभी तुरंत मैंने बोला है कि Q बराबर NE, और या Q की जगह मैंने NE रख दिया, तो यहां से आ गया I बराबर NE/T। बिल्कुल सर। विद्युत धारा का मात्रक क्या है, तो इसके अगर मात्रक की मैं बात करूं तो इसका मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर इसका SI मात्रक है, SI मात्रक एम्पियर, इसे व्यक्त करते हैं हम AC। जैसे कि आवेश का SI मात्रक कूलम और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। मैं ये क्यों बता रहा हूं, अगर आपसे कोई प्रश्न आ गया, ठीक है, अब प्रश्न में से आप नहीं पहचान पा रहे हो कि सर इसमें आवेश कौन सा है या विद्युत धारा कौन सी है, तो आप ये देख रहे हो कि जिस मान के पीछे एम्पियर लिखा है तो पक्का आई का मान है, जिस मान के पीछे कूलम लिखा है वो पक्का आवेश का मान है, तो आप में इसे वहां मदद मिल जाएगी। तो विद्युत धारा एम्पियर होगा, फॉर्मूला इसका ये हो गया, I बराबर Q/T, I बराबर NE/T। अब यहां पर मैं बताता हूं कि आपको क्या क्या है। तो I आपकी विद्युत धारा है, Q आपका आवेश है, ये रहा, तो बताने की जरूरत ही नहीं है। E आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, N आपकी इलेक्ट्रॉन की संख्या है, बस मुझे क्या बताना है, T। तो T है यहां पर समय, T है यहां पर समय। अब मैं क्या कह रहा हूं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, गांठ बांध लो मैं क्या कह रहा हूं। एक छोटा सा प्रश्न आप गलत करके आ जाओगे अगर ये बात आपने ध्यान से नहीं सुनी। जो आपका समय है, समय T, वो जानबूझकर आपको प्रश्न में देगा मिनट में, और आप क्या करोगे, जल्दीबाजी में होशियार बनने के चक्कर में रखोगे मिनट का मिनट ही, चेंज नहीं करोगे और क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो इसलिए पेपर को आराम से, प्रश्न को आराम से, क्या बोला, सतल्ली से पढ़ना है और फिर सोचना है सर ने क्या बताया था। तो टी अगर समय आपका मिनट में देता है तो ये किस में लेना है आपको, सेकंड। और ये आप जानते हो कि अगर 1 मिनट होता है तो उसमें कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। बड़ी कॉमन सी बात है, ये आप जानते ही। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं कि यदि धारा आपकी मिली एम्पियर में तो ये मिली एम्पियर की धारा को हम चेंज करेंगे एम्पियर में। तो 1 मिली एम्पियर में होते हैं 10⁻³ एम्पियर। क्या समझे आप? अगर कहीं मैं बोलूं कि इस तार में 5 मिली एम्पियर की धारा बह रही है तो आप सीधे 5 नहीं रखोगे, मिली एम्पियर को पहले एम्पियर में चेंज करोगे, तो यानी 5 मिली एम्पियर। देखो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 5 मिली एम्पियर आ गया, इससे आप मिली एम्पियर में चेंज कर सकते हो, तो बिल्कुल कर सकते। 5 की संख्या हम 5 रखेंगे और मिली एम्पियर कितना होता है, 10⁻³ ये बदल गया एम्पियर में। तो आप ऐसे लिखो, ठीक है ना। तो I बराबर Q/T, I बराबर NE/T, विद्युत धारा के आपके फॉर्मूले हो गए। अब मैं आपको कराता हूं विद्युत धारा के विद्युत विभव के, ठीक है। तो फोर्थ है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट विद्युत विभव। अभी मैंने आपको आवेश और विद्युत धारा के बारे में बताया, अब चलते हैं विद्युत विभव। तो सबसे पहले तो सर इसे व्यक्त किससे करते हैं और इसका मात्रक क्या है? तो विद्युत विभव को हम व्यक्त करते हैं V से, और इसका जो SI मात्रक है वो है वोल्ट, और वोल्ट को भी हम व्यक्त करते हैं V से। क्या जाता है?
विभव को भी V से और वोल्टेज को भी V से। अब आपसे वैद्युत विभव कहे या विभवांतर कहे, विभवांतर, तो आप अभी क्लास 10th में हैं, तो आप ये समझ लो कि विभव और विभवांतर दोनों का चिन्ह आपको V लेना है। दोनों का जो मात्रक है वो वोल्ट भी होता है, लेकिन विभवांतर क्या होता है सर? तो कुछ नहीं है, जैसे ऊंचाइयों का अंतर, जैसे आपका एक तरीके से मानोगे तापमानों का अंतर, तापांतर। कहीं आपका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है, कहीं आपका 50 डिग्री सेल्सियस है, तो तापमानों का अंतर, तापांतर कितना हो गया? 100 - 50 50। ऐसी विभवों का अंतर यानी विभवांतर विभवों का अंतर। एक बिंदु है जहां पर वह 50 वोल्ट, एक बिंदु है जहां पर वह 20 वोल्ट, तो 50 और 20 विभवांतर कितना होगा? 30। तो ये विभवांतर होता है आपका। अब इसका विभवांतर का फॉर्मूला होता है, विभव का होता है G बराबर W/Q। ये आपका विभव का फॉर्मूला होता है। अब सर इसमें W क्या है, Q क्या है? तो इसमें जो W है वो है कार्य, या हम इसे कह सकते हैं ऊर्जा, और जो Q है वो आप जानते हो वो क्या है? आवेश। ठीक है, तो ये कार्य ऊर्जा होता है, उसका मात्रक होता है जूल, और जो आवेश का मात्रक आप जानते हो कूलम। तो ये आपका विभव का फॉर्मूला है, V बराबर W/Q। W को आप कार्य बोल सकते हो और ऊर्जा बोल सकते हो। विभव होता क्या है? किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। अब मैं चलता हूं 5वें पॉइंट, जो कि आपका इंपोर्टेंट है, ओम का नियम। हर बार यो मानो कि आप क्लास 10th के लिए एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है आपका ओम का नियम। ओम का नियम, ठीक है, ओम का नियम ये आपका फेवरेट टॉपिक। अब ओम के नियम में हमें ओम का नियम नहीं पढ़ना है, हमें ओम का नियम का जो फॉर्मूला है वो पढ़ना है। तो ओम के नियम से फॉर्मूला आता है कि जो विभव होता है, मैं बता देता हूं आपको। ओम का नियम कहता है किसी चालक पर, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा प्रवाहित हो जाए, जैसे लोहा, चांदी, एल्यूमिनियम, ये चालक होते हैं। तो किसी चालक पर विभव अनुक्रमानुपाती होता है धारा के, यानी कि उस पर अगर वोल्टेज बढ़ाते हो, विभव बढ़ाते जाते हो, तो धारा का मान भी बढ़ते जाता है। ये बात कही थी जॉर्ज साइमन ओम ने। V यानी विभव अनुक्रमानुपाती होता है धारा के, और जब मैं अनुक्रम चिन्ह को हटाता हूं तो एक कांस्टेंट मुझे मिलता है, ये होता है R और I आपकी लिखेंगे। तो यहां पर ये फॉर्मूला बन जाता है ओम के नियम से, V बराबर IR। आप इसे ऐसे लिख लो, या फिर आप इसे ऐसे लिख लो, R बराबर V/I। ठीक है, कोई दिक्कत? बिल्कुल। अब यहां पर R क्या है? तो R आपके सामने नया है, तो R है यहां पर आपका प्रतिरोध। क्या है आपका? प्रतिरोध। ये आपका प्रतिरोध हो जाएगा। और सर इसका मात्रक और बता दो तो मजा ही आ जाए। तो देखो बेटा, R के बारे में बताया था ओम ने, तो इसलिए इसका जो मात्रक है, ऐसा ही मात्रक वो रख दिया गया इन्हीं के नाम पर, ओम। ओम रख दिया गया है। मार्कर थोड़ा चल नहीं रहा है, मैं दोबारा लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, अब दिखाई दे रहा है? बिल्कुल। तो ये ओम इसका मात्रक है। अब जैसे विभव का मात्रक वोल्ट है, उसका चिन्ह V है, धारा का मात्रक एम्पीयर है, उसका मात्रक A है, आवेश का मात्रक कूलम है, उसका मात्रक C है, तो वैसे ओम के मात्रक का, ओम का जो मात्रक का ओम यानी प्रतिरोध के मात्रक का ओम का जो चिन्ह है वो इस प्रकार है आपके सामने। ये जो उल्टी खोपड़ी रखी है, अरे तो सीधी खोपड़ी है, हाँ तो भाई सीधी मान ले, तो ये आपकी सीधी खोपड़ी बना देंगे आप इधर। तो ये इसकी हो जाएगी यहां पर सीधी खोपड़ी, ऐसे इस प्रकार, ये ओम का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको वैद्युत आवेश पढ़ाया, वैद्युत धारा पढ़ाई, वैद्युत विभव पढ़ाया, ओम का नियम पढ़ाया, और इसमें जो आर है ये वैद्युत प्रतिरोध है। अब चलते हैं हम विशिष्ट प्रतिरोध पर। 6वां प्रश्न है आपका विद्युत, 6वां मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है विद्युत प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, तो इसे विद्युत प्रतिरोधकता भी कहते हैं, या फिर इसे विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। विशिष्ट ये कैसे लिखते हैं? विशिष्ट, चलो ये मान लो विशिष्ट। विशिष्ट में लिख देता हूं, कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा आपका विशिष्ट, हाँ अब सही है, मैंने निकाल लेना विशिष्ट प्रतिरोध। तो ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा। मैं पढ़ा रहा हूं आपको फॉर्मूले, ध्यान रखना। तो विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता का चिन्ह होता है आपका रो, ये होता है आपका रो, इनका चिन्ह। अब इसका ये फॉर्मूला होता है, वो होता है RA/L। ये आपका फॉर्मूला होता है विशिष्ट प्रतिरोध का।
अब यहाँ पर आर आप जानते हो ये है प्रतिरोध, लिखने की बात नहीं है, फिर भी मैं टाइम वेस्ट करने के लिए ऐसे ही लिख देता हूं। तो आर बराबर है प्रतिरोध और ए है आपकी चालक तार की, चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक तार का सही रहेगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और ये है आपकी एल चालक तार की लंबाई, सर कितना समय लोगे, जल्दी लिखो। ले भाई लिख दिया। तो यहां पर आर आपका प्रतिरोध है, ए चालक तार का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र होता है वो है आपका ए। अब देखो अनुप्रस्थ काट क्या होता है, जैसे मान लो कि ये आपका मार्कर ना तार है, जो तार होते हैं वो ज्यादातर बेलनाकार होते हैं, ये मार्कर भी देखो बेलनाकार है। तो इसमें इस पूरे तार का हमें क्षेत्रफल नहीं लेना है, हमें लेना है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यानी कि अगर मैं इसे अनुप्रस्थ यानी अगर लंबवत इसे काट दूं तो काटने पर जो हमें जो वृत्त प्राप्त होगा वो ऐसा ही तो होगा। तो इस जो वृत्त जो बनता है, इस वृत्त का जो एरिया होता है उसे हम बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और चालक तार की लंबाई, चालक कितना लंबा है। अब यहां पर हमें रो का तो मिल गया फॉर्मूला। अब यहां से अगर सोचा जाए तो यहां पर आर का भी एक फॉर्मूला बन जाएगा, बन जाएगा। अगर आर को मैं लिखूं इधर, एल चला जाएगा क्रॉस में ऊपर और ए आ जाएगा नीचे, तो आर बराबर रो ए अपॉन एल, आर यानी प्रतिरोध का एक फॉर्मूला और बन जाएगा। पर उससे पहले मैं आपको एक नोट में इंपोर्टेंट बात बता देता हूं। क्या बात है सर वो? तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखें कि जो आपकी प्रतिरोधकता है, जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, प्रतिरोधकता, आपको ऐसे ही नोट पॉइंटों से प्रश्न पूछता है कि बच्चा पढ़ाई में कितना ध्यान देता है, वो रटता है या समझता है। तो प्रतिरोधकता लंबाई, क्या बोला मैंने, लंबाई एल और क्षेत्रफल ए पर निर्भर नहीं करती। ये बात आप कहीं लिख लें, निर्भर नहीं, ये ध्यान रखें, नहीं लिखा है मैंने, नहीं करती। ये आप याद रखेंगे मैं क्या कह रहा हूं। पेपर में प्रश्न आपको जानबूझ कर देगा कि यदि किसी तार की मैं लंबाई 2 गुनी कर दूं, उसे इंच के उसे 2 गुना कर दूं, तो प्रतिरोधकता कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे नहीं, कुछ नहीं होगा, प्रतिरोधकता नहीं बदलेगी, क्योंकि मैंने क्या रखा है, लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती। चाहे वो एचे, ताने, बढ़ाए, कुछ भी करे, प्रतिरोधकता चेंज नहीं होगी। तो प्रतिरोधकता निर्भर किस पर करती है? तो प्रतिरोधकता आपकी निर्भर करती है पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। क्या समझे आप? निर्भर करती है, प्रकृति पर निर्भर करती है। यानी कि आपके पास एक लोहे का तार है, आपने उसे तानकर 2 गुनी लंबाई कर दी, दबाकर उसकी मोटाई बढ़ा दी, रहे तो वो लोहे का तार ही, लोहे के तार की प्रकृति बदली नहीं है ना, क्योंकि प्रतिरोधकता डिपेंड करती है प्रकृति पर। जब तक प्रकृति नहीं बदलेगी, जब तक प्रकृति नहीं बदलेगी तब तक प्रतिरोधकता नहीं बदलेगी। यानी कि अगर आप लोहे का तार लो और उसे हटाकर आप एल्युमिनियम का तार लगा दो, तब बदल गई आपकी प्रतिरोधकता, अन्यथा प्रतिरोधकता नहीं बदलती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, यहां से आपका आर का एक फॉर्मूला और बन जाएगा, जिससे मैं यहां पर एक फॉर्मूला और बन जाएगा। कैसे सर? तो आर बराबर रो को मैं इधर एल से मल्टीप्लाई कर दूं तो रो एल अपॉन ए आ जाएगी बट्टी। तो यहां से मुझे क्या पता चल रहा है? यहां से सर हमें ये पता चल रहा है कि जो आर है प्रतिरोध, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, यानी अनुक्रमानुपाती है एल के, और जो प्रतिरोध है वो व्युत्क्रमानुपाती है ए की। अब इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि यदि किसी तार की आप अगर लंबाई बढ़ाते हो तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, और यदि किसी तार के आपका क्षेत्रफल बढ़ाते हो तो प्रतिरोध घट जाता है। आप ये समझ लो कि अनुक्रमानुपाती में आप एक चीज को बढ़ाते हो तो दूसरी भी अपने आप बढ़ेगी, और अगर एक चीज को कम करते हो तो दूसरी भी कम हो जाएगी। व्युत्क्रमानुपाती में इसका उल्टा होता है, यदि आप एरिया बढ़ाते हो तो प्रतिरोध कम होगा, यानी अनुक्रमानुपाती में होती है भाई भाई, दोस्त मान लो, एक बढ़ा तो दूसरा ही बढ़ेगा, दूसरा बढ़ा तो पहला ही बढ़ेगा, लेकिन ये होते हैं दुश्मन। आप ये समझ लो, ये होते हैं दुश्मन। व्युत्क्रमानुपाती में ये क्या है? व्युत्क्रमानुपाती में दुश्मन, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा उससे जल के घट जाएगा। आप ये समझ लो, समझने के लिए, ठीक है। अब यहां पर जो मैं कुछ 2-3 फॉर्मूले बताऊंगा जो डायरेक्ट आपको याद होने चाहिए। क्या फॉर्मूले वो ध्यान से सुने।
जैसे आपको पेपर में प्रश्न आया बड़ा 1 या 2 नंबर का बड़ा शॉर्ट प्रश्न है, क्या है वो, और आपके लिए चाहिए कि जो 1 या 2 नंबर के प्रश्न है वो ज्यादा 1 या 2 मिनट में हो जाए। आप अगर 5-6 मिनट अगर बर्बाद करते हो तो पेपर में जो पीछे बड़े वाले प्रश्न है वो रह जाएंगे। तो आपके पास होना क्या चाहिए, ट्रिक होनी चाहिए, उन क्वेश्चनों को करने की एकदम शॉर्ट मेथड होना चाहिए। तो वो क्या है, जैसे पेपर में प्रश्न आया किसी भी तार की मैं लंबाई खींचकर दोगुनी कर दूं तो प्रतिरोध कितना आ जाएगा। हमें पता है कि लंबाई उसने खींचकर दोगुनी कर दी है तो प्रतिरोध बढ़ना तो है, पर कितना हो जाएगा, कितना बढ़ेगा। तो जब कभी भी लंबाई की बात करें, क्या ध्यान दें, लंबाई की बात करें, लंबाई की बात करें तो आप यूज करोगे R1/R2 बराबर L1/L2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करोगे। इनसे संबंधित इन फॉर्मूले दिखाऊंगा, इनसे संबंधित मैंने आपके लिए शॉर्ट वीडियो भी बना रखी है, आप चाहो तो उसे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जब आपसे क्षेत्रफल की बात करता है, क्षेत्रफल मैंने ये कर दिया वो कर दिया, क्षेत्रफल यानी मोटाई, किसी तार की मोटाई बढ़ाकर 2 गुनी कर दी, 3 गुनी कर दी, उसके लिए आप यूज करोगे R1/R2 बराबर A2, इसमें ऊपर चला है क्योंकि यहाँ बात है, तो A2/A1 की घात 4। अभी मैं इस पे ना प्रश्न करके दिखाऊंगा आपको, टेंशन मत लेना। अगर बात करता है त्रिज्या की, तो यदि मैंने तार की त्रिज्या खींचकर आधी कर दी, 2 गुनी कर दी, तो आपके लिए क्या फॉर्मूला होगा उसका, तो R1/R2 बराबर छोटी r2 छोटी r1 का होल 4। छोटी r क्या है, ये त्रिज्या। अगर बात करता है वो व्यास की, तो इसके लिए हो जाएगा R1/R2 बराबर D2, एरिया ऊपर एरिया में से आएगी त्रिज्या, त्रिज्या आ गई तो फिर व्यास आ जाता है, इसलिए A2 R2 और D2 सभी ऊपर है और की घात 4। तो ये आपका व्यास D, ये आपकी त्रिज्या R, क्षेत्रफल A, लंबाई L। तो इन सभी के लिए फॉर्मूले हैं। अगर लंबाई की बात करता तो मैं यूज करूंगा इस फॉर्मूले को, शॉर्ट ट्रिक। क्षेत्रफल की बात करता तो इसको, और त्रिज्या की बात करता तो इसको, और व्यास की बात करता तो इसको। अब सर किसी प्रश्न में उसने लंबाई और क्षेत्रफल दोनों बढ़ा दिए तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर ये लिख देता हूं, ये आपने लिख लिया होगा कि प्रतिरोधकता लंबाई और क्षेत्रफल निर्भर नहीं करती, इंपोर्टेंट बात है, ध्यान रखना। यहां मैं लिख देता हूं। तो अगर वो बात करता है आपसे, अगर वो बात करता है क्षेत्रफल प्लस लंबाई दोनों की बात करता है वो, तो आप यूज करोगे R1/R2 बराबर L1/L2 इंटू A2/A1। ये आप लंबाई भी कहेंगे, लंबाई भी 2 गुनी कर दी, एरिया भी मैंने बढ़ा दिया, दोनों काम कर दिए, तो आपका ये फॉर्मूला एकदम बेस्ट रहेगा आपका। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, मैं क्या कह रहा हूं। अगर आप ये सब पहली बार पढ़ रहे हो तो कहीं से चुपके से नोट पॉइंट में दो आके इन चीजों को लिख लो, बहुत ही इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने आपको प्रतिरोध तक के सभी फॉर्मूले इंपोर्टेंट बता दिए। अभी प्रतिरोध में जो मेन है, जिसका आपको इंतजार है, मुझे पता है, श्रेणी क्रम और समांतर, उन्हें लिखते हैं। अभी पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूं। आपके जिसको आपका इंतजार था, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम, सभी बच्चे ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूं। तो श्रेणी क्रम संयोजन में आपके तीनों ही प्रतिरोध एक ही तार पर जुड़े हुए होते हैं, और समांतर क्रम में तीनों ही प्रतिरोध अलग अलग तार पर जुड़े हुए होते हैं। सर क्या 3 ही प्रतिरोध होते हैं? ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, प्रतिरोध लेने के लिए आप 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो। जब एक ही तार पर तीनों प्रतिरोध हो तो उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, और जब अलग अलग तारों पर अगर प्रतिरोध हो तो उसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, अब सर इनका फॉर्मूला तो बताओ। तो यहां मैंने क्या किया, ये कुंजी बंद की, ये कुंजी के होती है, और ये आपका बैटरी का चिन्ह है, बैटरी, और ये आपके प्रतिरोध के चिन्ह है। हाँ, ये इंपोर्टेंट मैं बताना भूल गया कि ये जो बनाया ना, ये पहाड़ से ऊपर नीचे करे हैं, ये प्रतिरोध का चिन्ह, और ये जो आपका है ये बैटरी का चिन्ह है। ये आपका बैटरी है, और बैटरी बोलो या सेल बोलो, ठीक है ना, सेल भी एक बैटरी होती है, पर वो सेल होती है छोटी बैटरी होती है, सेल को हम छोटी बैटरी कह सकते हैं। अब इस बैटरी का या सेल का जो वोल्टेज है वो है V। मैं इधर सेल लिख देता हूं आपकी सकल्ली के लिए। अब सेल का या बैटरी का जो चिन्ह होता है, उसमें एक होता है बड़ा डंडा, एक होता है छोटा डंडा। अब बड़े डंडे का हम चिन्ह मानते हैं प्लस, और छोटे डंडे का मानते हैं माइनस। और हम मानते हैं कि जो धारा निकलती है वो बड़े डंडे प्लस के चिन्ह में से होकर निकलती है, प्लस के चिन्ह में से होकर निकलती है। अब ये धारा जाएगी तो देखो आप, इसमें भी आई धारा जाएगी, इसमें भी आई धारा जाएगी, इसमें भी आई धारा जाएगी। तो क्या पता चला मैं, अच्छा यहाँ पे आऊंगा तो धारा यहां से गई, यहां तक तो ये आई धारा रहती है, लेकिन यहां के बाद जब 3 तार, एक ऊपर एक बीच में एक नीचे, यहाँ 3 तार में 3 बार धारा बच जाती है, 3 बार में बटी जाएगी।
जैसे कोई पानी का पाइप है, उसमें से पानी जा रहा है और फिर 3 पाइप निकल गए, तो कुछ पानी ऊपर गया, कुछ पानी नीचे गया, कुछ सामने गया, तो ऐसे समझ रहे हो ना। तो ऊपर धारा गई, मान लो अब I1, बीच में धारा गई I2 और नीचे धारा गई I3, और फिर आगे तीनों की तीनों धाराएं बढ़ी, आगे बढ़ी बढ़ी और मिलके फिर धारा बन गई I। ये कुंजी बंद है यहाँ पर, और धारा फिर लौट के बैटरी में आ जाती है। तो इस प्रकार धारा का आपको प्रवाह धारा का चित्र आपको बनाना आना चाहिए, कैसे धारा जाती है कैसे आती है। अब जैसे ही मैंने धारा का यहाँ बंटवारा किया, आपको एक चीज याद होनी चाहिए, एक चीज याद रखनी पड़ेगी। वो क्या है वो सब? तो वो ये है कि श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। क्या होती है? धारा समान। आपने ऊपर देखा ही है, धारा समान होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। तो सर समांतर क्रम में क्या होता है? तो समांतर क्रम में इसका उल्टा है कि समांतर क्रम में, मैं लिख देता हूं, कोई जल्दबाजी नहीं, हमें आराम से पढ़ेंगे हम। समांतर क्रम में धारा अलग अलग होती है, अलग 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 सही है, अलग अलग होती है, ये सही है। तो यहां पर आपकी धारा समान है, यहां पर आपका धारा अलग अलग है। ये तो कुछ मैच नहीं हुआ सर, कोई नहीं, मैच करेंगे अभी। तो यहां पर आपकी धारा समान है, यहां पर आपका विभव समान है। ये मैच हो गया? बिल्कुल हो गया। ये मैं क्या कह रहा हूं, तो आप ध्यान रखें कि धारा आपकी श्रेणी क्रम में समान होती है और विभव आपका समांतर क्रम में समान होता है। यानी कि यहां पर मैंने लिखा है कि श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, लेकिन यहां श्रेणी क्रम में एक बात और याद रखें कि श्रेणी क्रम में विभव अलग अलग होता है, विभव अलग अलग होता है। ये सभी बातें यूं समझ लो कि क्वेश्चन में ऐसे आएंगी, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट बात लिखा रहा हूं मैं आपको। दूसरी इसमें लिख सकते हैं कि इसमें आपका, इसमें यानी कि आपका समांतर क्रम में, इसमें इसे समांतर क्रम को एक नाम और है पास्त्र क्रम संयोजन। पास्त्र क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन बोलो या पास्त्र क्रम संयोजन बोलो, दोनों बात एक ही है। इसमें विभव समान होता है, समझे आप? विभव समान होता है, बिल्कुल सही समझे आप, समान होता है। अब देखो ध्यान से, मैं कहूं कि इस R1 में धारा I1, R2 में I2 और R3 प्रतिरोध में I3, क्योंकि समांतर क्रम में तीनों ही प्रतिरोध 4, 5 जितने हो सभी में धारा अलग अलग जाती है, ये बात समझ लो। श्रेणी क्रम में तीनों ही प्रतिरोधों में धारा समान जाएगी, क्योंकि वो एक ही तार में लगे हुए हैं, एक ही तार में धारा समान। अगर बात करें हम समांतर क्रम में विभव की, तो तीनों पर विभव समान रहेगा। यानी अगर बैटरी आपकी 100 वोल्टेज भी है और 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में है, तो इस पर भी 100 वोल्टेज, इस पर भी 100 वोल्टेज, इस पर भी 100 वोल्टेज। श्रेणी क्रम में विभव अलग अलग रहता है। अगर बैटरी आपकी 100 वोल्टेज की, इस पर कुछ जाएगा, इस पर कुछ जाएगा, इस पर कुछ जाएगा, पर इतना है कि तीनों पर जितना विभव जाएगा उसका कुल योग होगा इस बैटरी के विभव के बराबर। यानी कि अगर मैं कहूं इस पर विभव मान लिया मैंने V1, इस पर विभव मान लिया V2, इस पर विभव मान लिया मैंने V3, तो बैटरी का विभव V है, तो यहां पर जो विभव V होगा वो बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, ये ध्यान रखें आप। अब यहां पर देखो, यहां पर आपका जो इसका विभव V1 है, इसका विभव V2 है, इसका विभव V3 है, तीनों के जो विभव है वो मान बराबर होंगे V के। यहां पर जो V का मान है वो बराबर होगा V1 के, बराबर होगा V2 के, बराबर होगा V3 के। तो यहां पर तीनों ही प्रतिरोधों का विभव समान आएगा, क्योंकि तो तीनों ही प्रतिरोध समांतर क्रम में। पर यहां पर जो धारा है उसके बारे में क्या लिख सकते हैं हम? जो धारा I है वो 3 भागों में बट गई है। ऊपर गई है I1, नीचे गई है I2 और सबसे नीचे गई है I। तो ये तो इसमें धारा का बंटवारा हो गया, इसमें विभव का बंटवारा हो गया। अब इनके बात करते हैं कि अगर प्रश्न में आपसे पूछे कि तीनों ही प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध कितना हुआ, यानी तीनों तो धारा, मतलब एक ये प्रतिरोध है धारा के मार्ग में रुकावट डाल रहा है। प्रतिरोध का काम ये होता है कि रुकावट डालना। जैसे कि आपके रोड पे जो ब्रेकर होते हैं वो मोटरसाइकिल या बाइक की या वाहन की गति में अवरोध, रुकावट डालते हैं, उसी प्रकार आपके जो तीनों प्रतिरोध हैं वो धारा के मार्ग में रुकावट डालते हैं। ठीक है ना? तो अब ये धारा के मार्ग में एक रुकावट प्रतिरोध डालता है और मैंने तीनों श्रेणी क्रम में लगा दिए, तो तीनों कितने डालेंगे? तो अब आपको कुल रुकावट पूछे, यानी कुल प्रतिरोध पूछे आपसे, तो कुल प्रतिरोध आप सभी जानते हो, आपको बड़ी अच्छी तरीके से याद है। कुल प्रतिरोध निकालने को हम कहते हैं RE, शॉर्ट में कुल प्रतिरोध को RE कहते हैं, और ये पूरा होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, और आगे भी जितने प्रतिरोध हो उन्हें ऐसे हम लगा देंगे। ठीक है, अब आ जाओ समांतर क्रम में। समांतर क्रम का जो तुल्य प्रतिरोध निकालने का, कुल प्रतिरोध निकालने का होना होता है, वो होता है 1/RE बराबर 1/R1 प्लस
1/r2 प्लस 1/r3 डॉट डॉट डॉट। तो ये होता है समांतर क्रम में प्रतिरोध निकालने का कुल प्रतिरोध निकालने का। क्या समझे आप? ये होता है समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध निकालने का, और ये होता है श्रेणी क्रम में। अब एक बात और सुन लो, अगर आपके समांतर क्रम में बता रहा हूं मैं, समांतर क्रम में आप क्या ध्यान रखोगे, समांतर क्रम के लिए बता रहा हूं कि यदि दो प्रतिरोध, क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनो ये बात, ये आपका यूं समझ लो कि सवाल को बहुत जल्दी करेंगे ये। यदि दो प्रतिरोध समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, तो या तो चाहो तो उन्हें इस फॉर्मूले से जोड़ लो, 1/RE बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, या फिर चाहो तो उन्हें सीधे इस फॉर्मूले से जोड़ो, RE बराबर दोनों प्रतिरोधों का ऊपर कर दो गुणा और नीचे कर दो योग। ये कहीं अलग से नहीं है, इसी में से मैंने बना दिया जल्दी के लिए। तो आपको अगर दो प्रतिरोध जोड़ने हैं तो आप इस फॉर्मूले से जोड़ोगे, उन दोनों प्रतिरोधों का ऊपर करोगे गुणा और नीचे उनका करोगे जोड़। क्या करोगे? ऊपर गुणा नीचे जोड़। अभी मैं प्रश्न करके दिखाऊंगा आपको जब यूज करूंगा। अच्छा, एक फॉर्मूला और याद रखें इसमें, पर क्या है वो भी बता दो। तो यदि n प्रतिरोध, क्या बोला मैंने, n प्रतिरोध समान मान के हैं, समान मान के मतलब, समान मान के मतलब है कि एक जैसे हैं, समान मान के हैं, तो उसके लिए आप RE तुल्य प्रतिरोध निकालोगे। फॉर्मूला है R/N। ये फॉर्मूला क्या है सर? ये फॉर्मूला क्या है? तो बच्चा ये फॉर्मूला ये है कि अगर मान लो समांतर क्रम के 5-6 प्रतिरोध एक समान मान के लगे हुए हैं, जैसे 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम, 4-5 प्रतिरोध 3-3 ओम के समांतर क्रम में लगे हुए हैं, तो आप ना इसका फॉर्मूला का यूज मत करो। यहां पर आपको 1/3 1/3 1/3 1/3 भिन्न यूज करनी पड़ेगी, और भिन्न थोड़ी लंबी हो जाती है। आप जब समान मान के हो तो इस फॉर्मूले का यूज करो। R का मान यहां रखेंगे हम 3, सभी एक जैसे, और n का मान रखेंगे कितनी है वो, अगर 3 ओम के 3 प्रतिरोध है तो n का मान 3, अगर 3 ओम के 5 प्रतिरोध है तो n का मान 5, 6 है तो 6। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के प्रश्न करा दिए, यानी कि एक तरीके से फॉर्मूले करा दिए। और जो इंपोर्टेंट बातें आप ध्यान रखेंगे, मैं फिर एक बार बता दे रहा हूं कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा समान होती है, और समांतर क्रम संयोजन में विभव समान होता है। अच्छा सा, और श्रेणी क्रम संयोजन में विभव अलग अलग होता है, और समांतर क्रम संयोजन में विभव एक समान होता है, यानी धारा अलग अलग होती है। अब मैं चलता हूं सीधे शक्ति वाले फॉर्मूले पर, जो आपके शक्ति यानी कि जो आपकी विद्युत शक्ति है, शक्ति वाट वाले फॉर्मूले, उनको करा के सीधे चलेंगे हम आपके क्वेश्चनों पर, जिसका आपको इंतजार है। ठीक है, तो अब मैं आपको कराता हूं विद्युत शक्ति के फॉर्मूले, जितने भी इंपोर्टेंट है सभी बात करेंगे हम। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूले रह गए हैं वो एक तो रह गए विद्युत ऊर्जा के, एक रह गए विद्युत शक्ति के। तो पहले विद्युत ऊर्जा के लिख देता हूं, और विद्युत ऊर्जा के ही फॉर्मूलों से आते हैं विद्युत शक्ति के। क्योंकि जो विद्युत शक्ति होती है वो होती है P, यानी इसे P से व्यक्त करते हैं, यानी P फॉर पावर, तो इसे P बराबर होता है इसमें W या E लिख दो आप अपॉन T। ये आपके विद्युत शक्ति के फॉर्मूले निकालने का फॉर्मूला है। वैसे ये भी एक फॉर्मूला है, P बराबर W अपॉन T या P बराबर E अपॉन T, लेकिन यहां पर जितने भी विद्युत ऊर्जा के फॉर्मूले मैं यहां निकालूंगा, और सभी विद्युत ऊर्जा के फॉर्मूले यहां अगर रख देंगे तो विद्युत शक्ति के 3-4 फॉर्मूले बन जाएंगे। तो विद्युत शक्ति से पहले हम पढ़ेंगे विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा को या तो आप W से व्यक्त करो या E से, दोनों ही बात एक है। तो मैं E से व्यक्त करता हूं, तो E बराबर सबसे पहला फॉर्मूला है V इंटू Q। ठीक है, ये सब आया कहां से? तो अभी मैंने आपको विभव का एक फॉर्मूला पढ़ाया था, V बराबर W बटे Q। अगर यहां से मुझे W निकालना है तो मैं Q का इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो W बराबर हो जाएगा V इंटू Q, और W को W लिखो या आप E लिखो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों चीज एक ही है। तो E बराबर हो गया हमारा VQ। ठीक है, अब एक फॉर्मूला तो आपका ये बन गया, कोई बात नहीं सर, ये बन गया। अच्छा, इनके मात्रक की बात करूं तो विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो होता है आपका सबसे फेवरेट जो मात्रक है आपका, वो याद है आपको, एक न्यूटन याद है, एक जूल याद है। तो इसका जो मात्रक है वो है जूल, जो ऐसा ही मात्रक है वो है जूल। तो विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल है। अभी मैं विद्युत ऊर्जा की बात कर रहा हूं, ऊष्मा की नहीं बात कर रहा हूं, क्योंकि जो बिजली है, बिजली जो है, जो विद्युत जो बनती है वो किसी ना किसी ऊर्जा से बनती है, चाहे वो बांध पर बने, चाहे वो पवन चक्कियों पर बने, चाहे वो परमाणु संयंत्रों में बने, कहीं पर भी आपकी बिजली बनती है वो किसी ऊर्जा से बनती है। बांध पर आपकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा से बनती है, आपकी पवन चक्कियों में गतिज ऊर्जा से बनती है। ठीक है ना, वहां पर जो
हवा के जरिए आपकी जो पंखे हैं वो घूमते हैं, उनमें गतिज ऊर्जा आती है और गतिज ऊर्जा से वो विद्युत ऊर्जा बनती है। यानी एक तरीका से पवन ऊर्जा से बनती है। बांध में आपके जल की जो ऊर्जा है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, वहां से बनती है। नाभिक से आपकी नाभ की ऊर्जा से बनती है, नाभ की जो परमाणु संयंत्र होते हैं। सोलर लाइटों से सौर ऊर्जा से बनती है। तो वो जो ऊर्जा कन्वर्ट होकर बिजली बन रही है, तो यानी उसके अंदर भी ऊर्जा है, तो उसे कहते हैं विद्युत ऊर्जा। अब वो विद्युत ऊर्जा निकालने का होना है E बराबर V × Q। अब यहां पर मैं Q बराबर एक फॉर्मूला लिखता हूं IT, याद आया आपको, पीछे मैंने पढ़ाया था। अगर मैं IT यहां लिख दूं तो E बराबर हो जाएगा VIT। ठीक है सर, एक फॉर्मूला ये हो गया। ये जो मैंने हैशटैग लगाता जा रहा हूं ये इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं, IT बन गया। अब मैं यहाँ ओम के नियम का पालन का यूज करूंगा, ओम के नियम का यूज करूंगा मैं, तो वो होता है V बराबर IR। और जब मैं V की जगह IR रखूंगा तो मेरे सामने एक फॉर्मूला और बन जाएगा। तो E बराबर V की जगह IR और I पहले से है T, तो E बराबर I का I से I² RT। तो ये आपका एक फॉर्मूला और बन गया। अब मैं क्या करता हूं, जो ये फॉर्मूला है इसे यहां लिख लेता हूं। चलो लिख लिया मैंने सर, I बराबर E बराबर I² RT। अब मैं फिर ओम के नियम का यूज करता हूं और यहां लिख देता हूं I बराबर V/R। अगर मैं I की जगह V/R रखता हूं तो एक फॉर्मूला और मिल जाएगा मुझे। तो E बराबर I की जगह V/R रखोगे तो V का स्क्वायर R का स्क्वायर, और यहाँ R पहले से एक है तो R सर कट गया, तो E बराबर फाइनली आ गया V²/RT। क्या समझे आप सर? कुछ मत पूछो, आप क्या समझे? तो ये आपके चार फॉर्मूले हैं आपके विद्युत ऊर्जा से। E बराबर VQ जो बेसिक फॉर्मूला है, इससे मैंने Q का मान रखा, एक ये बनाया। इसमें फिर मैंने ओम का नियम लगाया तो ये बनाया, इसमें फिर ओम का नियम लगाया तो ये बनाया। ये आपके चार फॉर्मूले हैं विद्युत ऊर्जा के। अभी सर ऊष्मा भी बची है, तो बिल्कुल ऊष्मा। तो वैसे तो आप ऊर्जा निकाल रहे हो तो वही ऊष्मा है, क्योंकि तो मैंने ऑब्लिक लगाया हुआ है। लेकिन कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है इसमें जो विद्युत ऊर्जा है उसे कैलोरी में बताओ। जब वो कैलोरी में पूछता है तो ऊष्मा पूछ रहा है, क्योंकि ऊष्मा ऊर्जा दोनों एक ही चीज है। और जो कैलोरी जो मात्रक है वो ऊष्मा का व्यावहारिक मात्रक है। व्यावहारिक ऊष्मा का अगर आपसे कोई ऐसा ही मात्रक पूछे तो ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक यही है, जूल। लेकिन इसका जो व्यावहारिक मात्रक है, व्यवहार का मात्रक है वो है कैलोरी मात्रक है। और जब कभी भी आपको कैलोरी में बदलने के लिए कहे तो कुछ नहीं करना है कि E बराबर जो आती है वो H समान रहती है। जो E है वो H के समान है। E आपकी विद्युत ऊर्जा है और ऊष्मा आपकी H हीट है। तो E और H दोनों बराबर है, एक ही चीज है। लेकिन अगर आपसे कहे कि कैलोरी में मान निकालो तो H बराबर हो जाएगा E/4.2। ये बदल जाएगा कैलोरी में, ये ध्यान रखें आप। क्या समझे? E H के बराबर होता है, दोनों एक ही चीज है, दोनों का मात्रक भी जूल है। लेकिन कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कैलोरी में बताओ ऊष्मा, तो ऊष्मा कुछ नहीं है, जो ऊर्जा निकाली है उसमें 4.2 का भाग दे दो, वो कैलोरी में आ जाता है। ठीक है, अब मैं बताता हूं शक्ति फॉर्मूले। चलो चलते हैं। अब शक्ति का जाओ तो शक्ति का आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है P बराबर W/T। बस हो गया। अब जितने भी इसके W और E के यहाँ जो फॉर्मूले निकाले हैं वो सभी इसमें पटक दो तो आपके P की बन जाएंगे। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल बन जाएंगे। तो इस शक्ति का सबसे पहले बात करता हूं ऐसा ही मात्रक वाट। तो ये इसका मात्रक है वाट, और ये लगा देगा आपकी वाट। और इसे व्यक्त करते हैं हम W से। W से इसे हम वक्त नहीं व्यक्त करते हैं। वाट इसका ऐसा ही मात्रक है। ठीक है, अब मैं इसके फॉर्मूला की बात करता हूं। तो P बराबर पहले मैंने लिखा ये वाला फॉर्मूला VIT, आप इसे लिखेंगे तब भी बन जाएगा VQ/T। एक ये फॉर्मूला बनेगा। हैशटैग लगाता जा रहा हूं, वो सभी इसके फॉर्मूले हैं। और ध्यान रखें इसमें जो T है वो समय है, और समय मैंने पहले ही बता चुका हूं कि समय आपको सेकंड में लेना है, ये भूल मत कर देना। अच्छा, P बराबर, अब यहां पर W के स्थान पर E के स्थान पर आप लिखो VIT। तो P बराबर VIT/T। तो T से T कट गया तो P बराबर आ गया VI। एक फॉर्मूला ये हो गया। अब मैं इसमें W के स्थान पर ये वाला रखता हूं, तो ये हो गया W या E एक ही बात है। P बराबर यहां रखेंगे हम I²RT/T। T से T से काट दिया तो P बराबर I²R। एक ये बन गया। फिर कितने हैं? बस एक और है। अब मैंने ये वाला मान रखा इसमें यहां पर बस। तो P बराबर मैंने रखा E के स्थान पर V², कहां है? V²/R,
और इनटू में टी, ये पूरा मान रख दिया मैंने ई के स्थान पर। नीचे पहले से भी टी है तो सर टी से टी कट जाएगी तो काट दो, तो पी बराबर आ गया वी स्क्वायर अपॉन आर। तो इस प्रकार शक्ति के आपके 4 फॉर्मूले हो गए, 1 2 3 4 और ये भी है। तो शक्ति के सभी फॉर्मूले हो गए, आपके ऊष्मा के सभी फॉर्मूले हो गए। अब यहां पर आपको मैं एक बार जल्दी जल्दी बता देता हूं मैं कि P है आपकी शक्ति, V है आपका विभव, Q है आपका बोलो बोलो Q है आपका आवेश, बिल्कुल सही। T क्या है आपका समय, I क्या है विद्युत धारा, पता ना आपको, हाँ। तो V है आपका विभव, P है शक्ति, I है धारा, R है प्रतिरोध, V है विभव, R है प्रतिरोध, P है शक्ति, H है ऊष्मा, E है ऊर्जा, R है प्रतिरोध। चलो छोड़ो सर आगे बढ़ जाओ, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा एक बात और, अब वैसे तो शक्ति का मात्रक वाट होता है, पर कभी कभी वो वाट को किलोवाट लिख देता है। तो 1 किलोवाट में आप जानते हो मैं क्या होता हूं, आप जानते हो, तो 1 किलोवाट में 1 किलोवाट में आपके होते हैं 1000 वाट, ठीक है। और 1 एचपी, एचपी यानी कि अश्व शक्ति, अश्व शक्ति ये होता है आपका 746 वाट। वैसे तो आपको शक्ति सभी की नहीं पता है, कोई बात नहीं है, इन्हीं की याद कर लो जो मैं लिखा रहा हूं। फिर भी आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं कि एक स्वस्थ मनुष्य की, स्वस्थ मनुष्य कहते हैं जो 18 साल का जो ठीक ठाक बच्चा होता है उसे स्वस्थ मनुष्य कहते हैं। तो स्वस्थ मनुष्य की जो ताकत होती है, पावर होती है, सामर्थ्य होती है, अगर वो बिजली के रूप में अगर नापी जाए तो वो होती है 100 से 150 वाट। अच्छा अगर मैं यहां लिखता हूं 1 मेगावाट, मेगावाट, तो 1 मेगावाट होता है 10 की पावर 6 वाट। मेगावाट को कहते हैं एमडब्ल्यू, मेगावाट एमडब्ल्यू। 1 गीगावाट, लास्ट है बस 1 गीगावाट, फिर फॉर्मूले में चढ़ेंगे, फॉर्मूले से कर रहे हैं, न्यू मेथड में चढ़ेंगे हम। तो 1 गीगावाट होता है जीडब्ल्यू और ये हो जाता है 10 की पावर 9 वाट। तो आप ये ध्यान याद रखेंगे, ये मान आप ध्यान रखेंगे। तो क्या होता है कि 1 किलोवाट में 1000 वाट, 1 अश्व शक्ति में 746 वाट, 1 मेगावाट में 10 की पावर 6, 1 गीगावाट में 10 की पावर 9। सभी शक्ति के फॉर्मूले लिख दिए मैंने। शक्ति का मात्रक वॉट है, डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं, शक्ति को पी से व्यक्त करते हैं। थोड़ा जल्दी तो नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं आराम से बता दूंगा आपको, आराम से आप वीडियो को थोड़ा नॉर्मल में मतलब जाकर उसमें वीडियो थोड़ी क्वालिटी कर सकते हो। तो विद्युत ऊर्जा में आपका ई होगा, व्यक्त करते हैं ई से या डब्ल्यू से, फॉर्मूले सभी लिख दिए। तो ये आपके विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति, प्रतिरोध, विभव, धारा, आवेश सभी के मैंने आपको फॉर्मूले लिखा दिए और किससे व्यक्त करते हैं, कितना मात्रक होता है सब बता दिए। अब सीधे बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। चलो चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपके सामने जिसका आपको इंतजार था, विद्युत धारा चैप्टर के क्वेश्चन। तो मैंने फिर भी बताया, पहले भी बताया और अब भी बता रहा हूं कि ये जो जितने भी प्रश्न मैं लूं वो सभी पेपर में आने वाले प्रश्न हैं। तो क्या सर फिर आएंगे? फिर आने का मतलब नहीं है, आपको अंदाजा होना चाहिए कि पेपर में एग्जामिनर कैसे प्रश्न पूछता है। देखो चलो, तो अब इसमें प्रश्न देखते हैं क्या पूछा हुआ है, इसमें देखते हैं। तो किसी वस्तु पर 80 इलेक्ट्रॉन अधिक है तो उस पर आवेश तथा वस्तु की प्रकृति बताओ। तो 2 प्रश्न है कि वस्तु पर आवेश बता दो और प्रकृति बता दो कि वस्तु कैसी है, धनावेश या ऋणावेश है। कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो। पहला जो फॉर्मूला है वो आवेश के बारे में बताया मैंने, अगर पूरी वीडियो नहीं देखी तो देख कर आओ। और दूसरी बात आप समझ ही गए होंगे, सब्सक्राइब, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 80 इलेक्ट्रॉन अधिक है, 80 है क्या, है क्या सर ये? जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल कहता हूं कि बच्चे क्लास में 100 बच्चे हैं क्लास में, तो 100 क्या है, बच्चों की संख्या। मैं कहूंगा आज 50 बच्चे अधिक आए हैं, तो 50 क्या है, बच्चों की संख्या। तो यहां पर 80 इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो 80 क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहां पर n का मान हो गया आपके लिए 80। जब n का मान मिल गया तो आवेश निकाल लो, Q बराबर n का मान 80 और E का मान 1.6 गुणा 10 की पावर -19। ये तो आपको याद होना चाहिए फिंगर पे। तो Q बराबर 16 का 1.6 का 8 में अगर गुणा करते हो तो ये आता है 128 और 1 0 तो वो पॉइंट में चली जाएगी और गुणा 10 की पावर -19 कूलम। ये तो आ गया उस वस्तु पर आवेश। अब उस वस्तु की प्रकृति, तो प्रकृति की मैं बात करता हूं तो यहां पर प्रकृति वास्तविक उल्टी ऐसी कुछ नहीं आएगी, यहां पर वास्तविक उल्टी नहीं आएगी। यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगी आपकी कि धनावेश है ऋणावेश है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जिस पर ऋण आवेश अधिक हो यानी इलेक्ट्रॉन अधिक हो, और इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेश। अब इलेक्ट्रॉन उस पर अधिक है, बोल रहा है ना, देखो 80 इलेक्ट्रॉन अधिक,
यानी उस पर इलेक्ट्रॉन अधिक है, ऋणावेश अधिक है, और ऋणावेश अधिक है तो वस्तु कैसी होगी? ऋण आवेश। चलो ये तो हो गया सर। आगे जो आपका दूसरा प्रश्न है वो देखो आप, किसी तार में इतने इलेक्ट्रॉन प्रति मिनट में प्रवाहित होते हैं, धारा का मान बताओ। अब हमने तो सर ये पढ़ाया है, I बराबर Q अपॉन T, पढ़ाई होगा। जब आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो देखते तो पता चलता। I का एक और फॉर्मूला होता है कि Q बराबर NE अपॉन T, सर ये भी पढ़ा है तो अच्छी बात है। अब इसमें से N का मान कहां है, T का मान कहां है, E का मान आपको याद होना चाहिए। N है आपका इसमें 5 गुणा 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन। बोल रहा है कि किसी तार में से 5 गुणा 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन 1 मिनट में निकल जाते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन है ये? N का ही तो मान है ये, 5 गुणा 10 की पावर 12 इंटू E का मान 1.7 -19। सर आप मुझे T का मान और बता दो तो यह मजा ही आ जाए। तो क्या है T का मान? क्या? प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट। 1 मिनट लिख दूं? नहीं, 1 मिनट नहीं लिखना है। 1 मिनट को सेकंड में चेंज करना है और यहां आ जाएगी 60 सेकंड। अब आएगा मजा। 16 का 5 गुणा करो, 16 पंजे 80, तो I बराबर हो जाएगा 8। 1 पॉइंट से 1 जीरो चले गई अपने अनुसार, तो यहां बचा 10 की पावर -7। -19 से 7 12 जाएंगे, तो 12 में से -19 गया तो माइनस के 7, और नीचे आ जाएगा आपका 60। इसे आप काट सकते हैं, तो 15 4 बार कट जाएगा 60 बार, और 2 से कट जाएगा 4 बार, 2 4 8। तो ये हो जाएगा 2/15 गुणा 10 की पावर -7। अब 15 का 2 में आप बड़ी आसानी से भाग दे सकते हैं, तो जीरो लगा लेंगे और पॉइंट लगा के जीरो बढ़ जाएगी इसमें। 15 1 15 बचेंगे आपके 5, पॉइंट लगा हुआ है, जीरो बढ़ जाएगी, 15 या 45 और 0.1333 आता जाएगा एम्पियर। तो इस प्रकार आपकी धारा आ गई, I बराबर 0.133 10 - 7 एम्पियर। तो ये अभी हमने 2 प्रश्न किए हैं। मैं हर एक फॉर्मूले पर आपको एक एक प्रश्न जरूर कराऊंगा। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, वीडियो में जरूर बने रहें। लंबी वीडियो हो सकती है, बने रहें। अगर आप में है दम, पढ़ने के लिए आप तैयार हो, अपने माँ बाप का सपना साकार करना चाहते हो, तो ध्यान से पढ़ें, लुक्खों की तरह गलियों में ना घूमें। चलो तो आगे चलते हैं। तो ये है आपका तीसरा और चौथा प्रश्न। हर एक टॉपिक से आपको एक एक प्रश्न मिलेगा। अब हम आगे चलते हैं। देखें तीसरा, ध्यान से देखो, सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है। यदि किसी तार की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए, यदि किसी तार की मैंने त्रिज्या क्या है 2 गुनी कर दी, यानी कि वो खींच के मोटा कर दिया, मोटा कैसे भी मोटा किया, कोई बात नहीं है, त्रिज्या 2 गुनी कर दी, तो प्रतिरोध बताओ ना यार कितना हो गया। और प्रतिरोधकता भी मैंने लिख दी है कि मैं देखता हूं बच्चों को कितना याद रहता है, तो प्रतिरोधकता ही बतानी है कितनी हो जाएगी। और यदि पहले प्रतिरोध 16 ओम था, यानी कि ये तार है, इसका अब इस समय है प्रतिरोध 16 ओम। अब मैंने इसकी त्रिज्या 2 गुनी कर दी, यानी मोटा कर दिया ये, तो अब इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा और प्रतिरोधकता कितनी हो जाएगी। तो पहले मैं प्रतिरोध निकाल देता हूं, तो सर निकाल लो। तो अब यहां पर काम आएगी आपकी शॉर्ट ट्रिक। ध्यान करो, मैंने अभी कितना बताया था आपको ध्यान से, पर आप तो ये है कि खाना खा लें, बाद में देख लेंगे सर की वीडियो, वो तो मचा रहे बस। ध्यान से देखो यहां, तो मैंने अभी आपको 4 या 5 फॉर्मूले पढ़ाए थे। सीरियस हो जाओ, मैंने आपको 4 या 5 फॉर्मूले पढ़ाए थे इस साइड में। अभी यदि लंबाई की बात करें तो, क्षेत्र की बात करें तो, और उसमें एक साथ त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या की बात करें तो R1 अपॉन R2 बराबर R2 अपॉन R1 का होल 4 लिखो। सर भूल रहे हो आप, मैं नहीं भूल रहा हूं, मैं आपको चेक कर रहा हूं, मैं क्या आप जानते हो। तो इसकी पावर 4 होती है, और ध्यान रखना। अब इसमें क्या कहा गया है कि त्रिज्या 2 गुनी कर दी गई है, तो मैं मान लेता हूं कि इसमें जो पहले त्रिज्या थी वो थी R, और जो दूसरी त्रिज्या है वो दुगनी कर दिया पहली त्रिज्या की, तो ये हो गई 2R। और जो पहला प्रतिरोध था 16 ओम, तो यहां पर पहला प्रतिरोध हो गया आपका 16 ओम। आपसे ये R2 पूछा हुआ है, नया प्रतिरोध। क्या आप इसे नहीं कर सकते? अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप इसे कर सकते हो। तो यहां पर रखें हम, तो R1 हो गया हमारा 16, R2 मुझे निकालना है, और R2 2R। ये प्रतिरोध का क्यों बन जाता है मुझसे? अब प्रतिरोध ओम बाबा का भूत तो नहीं आ गया मुझे। तो ये आपकी 2R ऐसे बना देता हूं, बट्टे R। चलो ऐसे बना लो सर आप। इसकी घात है 4, तो आपका R से R कट गया, और 2 की पावर 4 कितना हो गया? तो 16 बराबर 2 की पावर 4 हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 और R2। ये क्या हुआ सर? तो जो हुआ तो हुआ,
16 से 16 कट गया, तो यानी जो R2 का प्रतिरोध आ गया वो हो गया 1 ओम। क्या आ गया? 1 ओम। यानी कि जब क्षेत्रफल मैंने बढ़ाया तो प्रतिरोध घट गया। कैसे घट गया? आपको याद होगा मैंने बताया था कि क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रतिरोध। जब मैं क्षेत्रफल को बढ़ाऊंगा तो प्रतिरोध घट जाएगा। त्रिज्या दोनी की आपका प्रतिरोध घट गया, पहले 16 था अब 1 हो गया। अब इसमें पूछा गया है प्रतिरोधकता, तो आप बता सकते हो कि यहां पर रो जो प्रतिरोधकता है वो कितनी होगी? मैं क्या कह रहा हूं, आप यहां पर बता सकते हो कितनी होगी? क्या आंसर लिखूं? 16 गुना, 10 गुना, 20 गुना, क्या लिखूं बताओ? तो एकदम सही आंसर, जो बच्चे मन से क्लास में पढ़ रहे हैं ना उनको पता होगा कि अभी सर ने बताया था कि प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध लंबाई क्षेत्रफल निर्भर नहीं करती। आर यानी क्षेत्रफल ही हो गया, निर्भर नहीं करती, तो यहां पर इसका आंसर होगा अपरिवर्तित। क्या लिखेंगे हम? अपरिवर्तित। अपरिवर्तित, अपरिवर्तित ऐसे लिखते ना, अपरिवर्तित। चलिए नो चेंज, यानी नो चेंज लिख देता हूं मैं। ओहो सर इंग्लिश हाँ आ जाती है कभी कभी। तो प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध में कोई चेंज, कोई बदलाव नहीं आएगा, समझे ना? प्रतिरोधकता ना प्रकृति पे करती है। अगर यहां में जो तार लिया गया चालक तार, उसके स्थान पर कोई दूसरा तार ले लेता तो प्रतिरोधकता बदल जाती। ठीक है, अगले क्वेश्चन में अगला प्रश्न जो मैंने लिया है आपका, वो लिया है आपका शक्ति वाले चैप्टर से। शक्ति वाला चैप्टर कहां है? शक्ति वाले टॉपिक से। अब यहां पर दिया क्या है, पहले मैं वो लिखूंगा सतल्ली से। तो मुझे दिया हुआ 400 वाट का बल्ब, तो बल्ब की शक्ति दीजिए मुझे P बराबर 400 वाट। कोई बात नहीं, जितने भी शक्ति के, मैं क्या कह रहा हूं, जितने भी शक्ति के विद्युत ऊर्जा के फॉर्मूले बनते हैं, सभी क्वेश्चन बनते हैं, सभी फॉर्मूले बेस्ड होते हैं। आपको यदि फॉर्मूले बेस्ड याद है सभी जो मैंने लिखाए थे, आप प्रश्न को कर ले जाओगे। तो P 400 वाट है और आपका भैव दे रखा है 200 वोल्ट, और यहां पर समय और दे रखा है तो उसे भी लिख लो, T बराबर 5 मिनट। क्या इतना ही रहने दूं इसे? नहीं सर, इसे चेंज कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 5 गुणा 60 बराबर 300 सेकंड। 300 सेकंड। ठीक है, अब आ जाओ। अब पूछा हुआ है धारा। धारा होती है आपकी I। तो कोई एक फॉर्मूला याद है आपको जिसमें PI और VI और II, तो यहां काम आते हैं वो चारों फॉर्मूले। तो चार में से हम सोचेंगे उस फॉर्मूले को जिसमें PI, VI और II, तो है ना P बराबर VI। तो P का मान हो गया सर 400, V का मान हो गया 200 और I पूछिए तो मैं 200 से 400 काट दूंगा 2 बार, तो I बराबर आ जाएगी 2 एम्पियर। अगर आपको यहां दिखाई ना दे रहा हो तो मैं इस मान को यहां लिख देता हूं, I बराबर 2 एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ा। अब पूछिए ऊष्मा। अब सर ऊष्मा तो हीट होती है, तो मैंने अभी क्या लिखा था, E बराबर H। ऊष्मा हीट दोनों एक ही है, बस फर्क इतना है कि अगर इसमें यूं पूछ लेता था ऊष्मा कैलोरी बताओ, तो मैं निकालता तो वही तरीके से निकालता, तो मैं ऊर्जा ही, बस उस ऊर्जा में 4.2 का भाग देता तो ऊष्मा निकलती, वो आपकी कैलोरी में निकल आती। तो यहां हम निकालेंगे तो E, क्योंकि E और H दोनों बराबर होती है। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला है? तो हमारे पास है P बराबर E अपॉन T। अब जो E है ना वो H ही है, टेंशन नहीं लेने का। तो यहां से आपकी H बराबर हो जाएगी P इंटू T, और P कितना है यहां पर सर, कहां है ये रहा 400, और T कितना है 300, कितना हो गया? तो H बराबर हो गया 4 पिया 12 गुणा 2 जीरो ये 2 जीरो ये, मैं करता हूं 10 की पावर 4 और ये जूल। यानी एक तरीके से कहें तो 12 और 4 जीरो तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1,20,000 जूल ऊर्जा खर्च हो जाएगी अगर मैं 5 मिनट तक 400 वाट के बल्ब को 220 की वोल्ट से लाइट से जला लूं। समझे आप? चलो कोई नहीं, दोबारा समझा दो आराम से। जैसे कोई बल्ब है और जो आपका 400 वाट का है, वैसे तो जो हमारे यहाँ एलईडी बल्ब आते हैं वो 7 वाट या 9 वाट के आते हैं, और जो पुराने पीले कलर के बल्ब होते थे वो आपके 100 वाट के थे। अब मान लिया मैंने कोई बल्ब या रॉड है वो 400 वाट की है, अब वो 400 वाट की मैंने 200 वोल्टेज की लाइन से जोड़ दी, 200 वोल्टेज की लाइन से जोड़ दी। हमारे घर में जो लाइट आती है वो 220 वोल्टेज की आती है, सबसे पहले तो आप ये याद रखेंगे। और हमारे घर का जो पूरा सिस्टम होता है लाइट का, वो होता है आपका समांतर क्रम, ये भी आप ध्यान रखेंगे। समांतर क्रम में होता है जो आपका जो पूरा जो आपका घर का जो घरेलू परपथ होता है वो समांतर क्रम में होता है। तो मैंने 400 वाट का बल्ब 200 वोल्ट की बैटरी से लगा दिया और चलाया कितना, सिर्फ 5 मिनट। तो 5 मिनट चलाने पर उसने कितनी बिजली खर्च कर दी, मतलब कितनी बिजली उसने ली और प्रकाश ऊर्जा के रूप में निकाल दी, तो वो है आपके 1,20,000 जूल ऊर्जा खर्च कर दी। ठीक है ना, 1,20,000 ऊर्जा खर्च कर दी।
अच्छा, अब ये 4 प्रश्न कराए हैं, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, आ गया भाई, आ गया, बस इसी का इंतजार था, मुझे पता है आपको। आ गया आपका फेवरेट क्वेश्चन। पेपर में देखते ही बच्चे ऐसे डरते हैं, क्या भूत आ गया? अरे कुछ नहीं है, क्वेश्चन से अगर डरोगे तो क्वेश्चन आप पर हावी हो जाएगा। मैं बार बार कहता हूं प्रश्न से आपको डरना नहीं है। देखो बड़ा सिंपल प्रश्न है, कुछ नहीं है। वो नहीं कह रहा मुझे मत करो, करो मुझे, मैं बड़ा ही सिंपल हूं। देखो तो मैं क्या करता हूं, इसमें पूछा क्या गया, पहले ये देख लेता हूं। तो यहां मुझे पूछा गया कुल प्रतिरोध बता दो पहले इसका, इस पूरे पर्वत का कुल प्रतिरोध कितना है। तो सभी जो प्रतिरोध है ना उनको मैं नंबर डाल देता हूं। जैसे ये मान लू मैं R1, R2, R3, R4 और R5। अब मैं बता दो अगर मैं इसको हटा दूं तो बता दूं, तो बताओ तीनों किसमें, ये बताओ किसमें, समांतर क्रम में। और अगर ऐसे तो बता दो तो ये किसमें, श्रेणी, ये भी समांतर क्रम में, सॉरी। तो ये दोनों देखो ऊपर नीचे हैं, ये भी समांतर क्रम में, ये भी ऊपर नीचे हैं, समांतर क्रम में। जब ऊपर नीचे होते हैं तो समांतर क्रम में, और जब आगे पीछे होते हैं तो श्रेणी क्रम में। बड़ा ही सिंपल तरीका है ये समांतर श्रेणी क्रम देखने का। तो ये दोनों आपके R1 R2 समांतर क्रम में, तो पहले मैं इन्हें समांतर क्रम में जोड़ता हूं और फिर इन तीनों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो मैं लिखूंगा R1 व R2 को समांतर क्रम में, इसी प्रकार जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही आपको पेपर में ये करना है प्रश्न। R1 और R2 को समांतर क्रम में जोड़ने पर जोड़ सकते हैं आप, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। अब मैंने इन दोनों को जोड़ा और इन दोनों को जोड़कर जो प्रतिरोध बना उसका नाम रख दिया R12। क्या बोलते हो, R12। अब मैंने R12 क्यों लिखा है, समांतर क्रम का तो होना होता है 1/R1 + 1/R2, ये होता है। तो मैंने वहां एक ट्रिक बताई थी कि दो प्रतिरोध हो तो सीधे ऊपर गुणा नीचे जोड़। तो दो प्रतिरोध है तो ऊपर कर देता हूं इन दोनों का मैं गुणा और नीचे कर देता हूं जोड़। तो ऊपर हो गया 100, नीचे हो गया 20, 20 से 100 कटेगा 5 बार। तो R12 इन दोनों को जोड़कर जो आप प्रतिरोध बना वो आया R12 बराबर 5 ओम। ये क्या कभी यार का ओम बन जाता है, ओमकार बन जाता है, बड़ी बीमारी है सर, कोई बात नहीं। तो ये आ गया आपका। अब यहां पर R3, R4 और R5 ये तीनों ही समांतर में, तो इन्हें जोड़ लेते हैं। तो ये हो गया आपका R3, R4 व R5 को समांतर क्रम में, किसमें, समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या जोड़ सकते हैं, तो बिल्कुल जोड़ सकते हैं। अब है यहां पर 3 प्रतिरोध। जब 3 प्रतिरोध आए तो आपका एक फॉर्मूला है वही लगाएंगे आप। तो मैं क्या कहता हूं कि 1 इन तीनों को जोड़कर जो प्रतिरोध आएगा उसका मैं नाम रख देता हूं R1 2 3 ना 3 4 5 3 4 5। क्या काम है, ध्यान सुने। इन तीनों को जोड़कर जो आपका प्रतिरोध आएगा वो तुल्य प्रतिरोध नहीं होगा, क्योंकि आपके बगल में भी अभी एक प्रतिरोध जिंदा है। तो इन तीनों को जोड़कर जो प्रतिरोध आएगा उसका नाम रख देता हूं R3 4 5। तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/R1, यानी इसे R3 + 1/R4 और + 1/R5। R1 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो वहां पर नीचे R1 R2 R3 इसलिए दिए गए थे क्योंकि वहां प्रतिरोध R1 R2 R3 थे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रट लोगे वहां पर भी R1 R2 R3 थे तो यहां पर भी R1 R2 R3 आएंगे। कहने का मतलब यह है कि जो समांतर क्रम में प्रतिरोध हो उन्हें आप नीचे लिखो। चलो करते हैं। 1/R3 30 लिख दूं, आगे 20, आगे ये भी लिख देता हूं 60, आपको दिख ही रहा होगा। भिन्न कर लो, लापा आया 60, 30 का 60 में 2 बार, 20 का 60 में 3 बार और 60 का 1 बार। ऊपर हो गया 3 2 5 और 1 6, ये बड़ा बढ़िया हो गया। और इधर चल रहा है 1/R3 4 5, 6 से कट गया ये 1/10। अब कर दो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 10 का 1 में होगा तो 10 और R3 4 का 1 में होगा तो R3 4 5। तो R3 4 5 आ गया आपका 10 ओम। क्या समझे आप। इन तीनों को जोड़ा तो इनका तुल्य प्रतिरोध बना 10 ओम और इन दोनों को जोड़ा तो इनका प्रतिरोध बना आपका 5 ओम। अब इसका जो नया चित्र बनाता हूं उसे ध्यान से देखो। तो ये क्या हुआ, यहां इन दोनों को जोड़ा तो इसका जो प्रतिरोध आया ये वाला, ये क्या है R12 5 ओम। और जब इन तीनों को जोड़कर जो प्रतिरोध बना ये प्रतिरोध, ये है R3 4 5 और ये है 10 ओम। और ये दोनों जुड़े हुए हैं बैटरी से, ये बैटरी से मैंने जोड़ दिए। बैटरी है 12 वोल्टेज की, अभी बैटरी का भी काम आएगा।
अब बताओ इन दोनों को जोड़कर ये 5 हो गया, इन तीनों को जोड़कर ये 10 हो गया। अब बताओ दोनों किसमें है, बताओ। तो आपको साफ साफ दिख रहे हैं, आगे और पीछे हैं तो श्रेणी में, ऊपर और नीचे हैं तो समांतर में। तो इन दोनों को हम आराम से बड़े प्यार से श्रेणी में जोड़ देंगे। तो हम लिखेंगे यहां पर R12 व R3 4 5 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो अब इन दोनों को जुड़कर एक प्रतिरोध बन जाएगा और उसके अलावा और कोई प्रतिरोध नहीं रहेगा। तब हम कहेंगे जो प्रतिरोध आएगा वो R तुल्य। अब यहां लिखने का वक्त आ गया R तुल्य, तो R तुल्य हो जाएगा R12 प्लस R3 4 5, और R12 है आपका 5 ओम और ये आपका 10 ओम। अब बताओ 10 और 5 को कौन नहीं जोड़ पा रहा है? सर मैं नहीं जोड़ पा रहा हूं। भाई तू कुछ नहीं कर पाएगा, जब ये नहीं कर पा रहा तो 15 ओम आ गया। तो आपका इस प्रश्न का जो पहला प्रश्न है कुल प्रतिरोध, वो आ गया 15 ओम। पहले मैंने ये दोनों समांतर जोड़े, इनका जुड़ के आ गया ये 5, ये तीनों जोड़े, इनका जुड़ के आ गया 10, और फिर दोनों श्रेणी में जोड़ते तो 10 और 5 15। अब निकालते हैं धारा। तो धारा में कहां निकाल देता हूं, तो मैं क्या करता हूं यहां से मिटा देता हूं, ठीक है। धारा देखें तो ऐसे प्रश्नों में धारा पूछे भैया पूछे तब आपको यूज करना है ओम का नियम। तो हम लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओम के नियम से अगर आई पूछता है तो आई बराबर होती है V/R। अब इसमें संपूर्ण धारा पूछी है, यानी पूरे परपथ की धारा बतानी है। तो पूरे परपथ का हमें व्यय लिखना है 12 वोल्ट, और पूरे परपथ का प्रतिरोध लिखना है 15 ओम। अब 12 15 काट दो तो 3 से कट जाएगा 4 3 4 3 12 और 5 3 15, तो आई बराबर आ गया 4/5। 5 का 4 में भाग दोगे तो 0.8। इतनी आपकी धारा आ जाएगी, इतनी धारा आपकी बैटरी दे रही है। 5 का भाग देंगे नहीं आएगा, 0 5 8 40, ठीक है 0.8 एम्पीयर आ जाएगा। तो ये आपका 5वां प्रश्न है। अब मैं लेता हूं एक और प्रश्न इसी प्रकार का जो आपका 6वां प्रश्न है, ठीक है। चलो चलते हैं। अगला आपका प्रश्न है जो मैंने 5वां प्रश्न कराया है, उसी जैसा है, थोड़ा सा उससे लेवल बढ़ के है, ठीक है ना। तो पूरा वीडियो देखें आप। अच्छा एक बात मुझे अभी ध्यान आई है कि मैंने जो यूनिट वाला टॉपिक है वो नहीं पढ़ाया है, तो मैं इस प्रश्न के बाद यूनिट का टॉपिक पढ़ाऊंगा और उस पर एक प्रश्न कराऊंगा आपका, यानी प्रश्न भी कर लेंगे और यूनिट का जो निकालने का फॉर्मूला है वो भी पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो पहले इसे करते हैं, तो वीडियो में बने रहें। तो पहले निकालता हूं मैं कुल प्रतिरोध। तो इन सभी के सबसे पहला काम ये करना है कि सभी को नाम देने हैं आपको। तो ये है आपका R1, ये है आपका R2, ये है आपका R3, ये है आपका R4, ये है R5 और ये है R6। जो बच्चे कुल प्रतिरोध निकालना जानते हैं वो समझ ही रहे होंगे करना क्या है। ये तीनों ऊपर नीचे हैं, ऊपर नीचे यानी समांतर क्रम। तो ये तीनों समांतर क्रम में चिपकेंगे तो एक प्रतिरोध यहां बनेगा। फिर ये दोनों भी ऊपर नीचे हैं, ये दोनों समांतर क्रम में चिपकेंगे तो एक प्रतिरोध यहां बनेगा। तो एक यहां, एक यहां, एक यहां, फिर ये तीनों एक ही लाइन में हो जाएंगे। और जब 3 प्रतिरोध 2 प्रतिरोध एक ही लाइन में हो तो कैसे, श्रेणी क्रम में। तो करना क्या समझ गए, पहले इनको 3 को समांतर क्रम में जोड़ूंगा, फिर इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ूंगा, और फिर जो इनका आएगा इन तीनों को जोड़ दूंगा मैं श्रेणी क्रम में, और फिर तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। तो लिखते हैं हम R1, R2 व R3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ दो सर। तो समांतर क्रम में तीनों को जोड़ेंगे तो सीधे में लिखूंगा R1 2 3। सर क्या वो फॉर्मूला लगा रहे 1/R1 + 1/R2? तो जो मैंने वहां पर समांतर क्रम में 2 नोट पॉइंट लिखाए थे, 2 प्रतिरोधों को डायरेक्ट जोड़ना, और वहां एक और था वो आपको याद है तो लगाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने क्या कहा था एक फॉर्मूला कि जब एक जैसे आपके 3 या 4 या ज्यादा प्रतिरोध हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है R/N। तो बताओ यहाँ एक जैसे तीनों है 30 के, तो यहाँ R लिखेंगे हम 30, और ये कितने हैं 1 2 3, तो 3 है, तो 30 से कट गए 10 ओम। तो डायरेक्ट इन तीनों का आ गया आपका R1 2 3 बराबर 10 ओम, इन तीनों का। अब इन दोनों का निकालते हैं। अब मैं लिखूंगा R4 व R5 को, इनको भी समांतर क्रम में जोड़ना है, ऊपर नीचे है, समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर। तो अब इन दोनों का जो आएगा उसका नाम रख देता हूं मैं R4 5। अब ये दोनों भी समान है, या तो इन दोनों को आप इस फॉर्मूले से जोड़ लो, या फिर जब 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में हो तो ऊपर गुणा नीचे जोड़ कर लो, कैसे भी कर लो। तो ये दोनों भी समान मान के हैं, तो चाहो तो मैं यहां पर भी यही लगा सकता हूं R/N, और R का मान है यहां 20, और 20 ओम के प्रतिरोध कितने हैं 2, 1 2, 2 से कटेगा, ये भी आ गया 10 ओम। अरे ये R और ओम
आर बनाऊं तो ओम बन जाता है, कोई बात नहीं है, 10 ओम सर, कोई बात नहीं है। अब हमारे पास इन तीनों का जोड़ के आ गया 10 ओम, इन दोनों का जोड़ के आ गया 10 ओम, और एक 10 ओम पहले से है, तो मैं क्या, आप समझ रहे होंगे क्या करना क्या है, समझ गए ना? चलो करते हैं। तो अब मैं क्या करता हूं कि R1 2 3 R4 5 तथा R6 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, जोड़ सकते हैं आप। अगर आप ये जोड़ सकते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और ये नहीं जोड़ सकते तो आप फिर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। चलो देखें, तो अब इन तीनों को मैं श्रेणी क्रम में जोड़ता हूं। तो अब जब मैं इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दूंगा तो मेरे पास तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। तो मैं यहां लिख दूंगा RE तुल्य प्रतिरोध। तो अब इन तीनों को जोड़ो, तो R1 2 3 प्लस R4 5 प्लस R6। अब इसका समान लिखो, R1 2 3 10, ये भी 10, 10 बहाने करके ये भी 10, तो RE आ गया आपका 30 ओम। अब के मैंने सर आपने अब के ओम सही बना दिया, तो RE जो आपका तुल्य प्रतिरोध आ गया 30 ओम। आगे अब दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है संपूर्ण धारा, यानी इस पूरे परिपथ में संपूर्ण धारा कितनी है। धारा पूछे तो आपको लगाना है ओम का नियम, ओम का नियम, और ओम का नियम धारा निकालने में मदद करेगा, I बराबर V/R। जब मैं यहां पर पूरे परिपथ की धारा निकाल रहा हूं, ध्यान से सुने, जब मैं पूरे परिपथ की धारा निकाल रहा हूं तो मुझे पूरे परिपथ का चाहिए व्यय और पूरे परिपथ का चाहिए प्रतिरोध। तो मेरे पास दोनों हैं, तो I बराबर V कितना है 12 वोल्ट, और सर R कितना है 30 ओम। 2 से काट लो 6 15, सर 3 से भी कट जाएगा, एक बार और काट दो, 2 और ये 7, 2 तिया 7 बार कहां से कट जाएगा, 2 से नहीं कटेगा, हाँ गलत काट दिया सर आपने, चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा से करता हूं, ये 6 और ये 15, 3 से कट जाएगा, ये 2 से तिया 6 और 5 तिया 15, तो I बराबर मेरे पास आ गया 2/5, और जब मैं 5 का भाग दूंगा 2 में तो ये हो जाएगा आपका 0.4 एम्पियर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 5 का पॉइंट लगाया 20 और 5 तक 20। अब जो लास्ट है इसमें थोड़ा जो लेवल भड़के है, मैंने कहा था ना कि इसमें पिछले क्वेश्चन से कुछ अलग है, वो ये तीसरा प्रश्न है 10 ओम पर व्यव। इस 10 ओम पर कितना वोल्ट है बताओ? 12 वोल्ट की बैटरी है और 12 में से इसको कितना मिल रहा है, ये श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम में मैंने बताया था कि व्यव आपका अलग अलग होता है, तो यहां पर कुछ व्यव है, इन दोनों को कुछ मिलेगा, इन तीनों को कुछ मिलेगा। प्रश्न में पूछा हुआ है 10 ओम पर व्यव, तो जब इस पर व्यव पूछा है मुझे, V6 में इसके व्यव का नाम लिख देता हूं। जब मुझे इस पर व्यव पूछा है तो मैं इसके अंदर की धारा लिखूंगा और इसी का मैं लिखूंगा प्रतिरोध। तो मुझे पता क्या है सर, मुझे बस एक बात पता है कि इसका जो प्रतिरोध है वो 10 है। क्या सर मुझे धारा नहीं पता है? तो सोचो, चलो धारा निकालते हैं इसके। तो यहां से धारा बैटरी का बड़ा डंडा प्लस का, छोटा डंडा माइनस का। अब ध्यान से सुन लेना, यहां ध्यान से समझने की चीज है। यहां से आपकी धारा निकली, प्लस सिरे से धारा निकली, और कितनी निकली 0.4 एम्पियर। ये धारा यहां से गई, ऊपर गई 0.4, यहां भी 0.4। अब 0.4 3 भागों में बटी, लेकिन फिर यहां मिलके फिर 0.4 हो गई, यहां भी कितनी है 0.4, फिर 0.4 2 भागों में बटी, ऊपर कुछ गई नीचे कुछ गई, फिर 0.4 फिर मिलके यहां 0.4 हो गई। अब बताओ इसमें कितनी धारा आई 0.4। तो मैंने कहा था श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। अगर कोई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो तो जितनी बैटरी में धारा निकल रही है उतनी ही उसमें जाएगी, तो यहां पर 0.4 आ जाएगा। और जब मैं 0.4 का गुणा करूंगा R6 यानी 10 ओम में, तो आपका V6 यानी कि इस वाले प्रतिरोध पर व्यव आ जाएगा 4 वोल्ट। क्या समझिए आप? हमने तुल्य प्रतिरोध भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, धारा भी निकाल ली, I बराबर 0.4 एम्पियर। तीनों ही हमने आंसर निकाल लिए, जिन पे हैशटैग लगा हुआ है, तीनों आंसर है। इसी प्रकार आपको पेपर में ही करना है, पहले पहला प्रश्न करो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ठीक है ना? कोई टेंशन की बात नहीं है। अब मैं जो यूनिट वाला टॉपिक रह गया शक्ति में, थोड़ा उसके लिए माफी चाहता हूं, उसे मैं अभी करा देता हूं आपको, वीडियो में आप पूरी तरह बने रहे, ठीक है? तो ये आपका लास्ट प्रश्न है आज का 7वां। ये इसी तरीके का लास्ट प्रश्न बचा था, मैंने प्रतिरोध का करा दिया आपको, प्रतिरोध का लंबाई और प्रतिरोध वाला वो भी करा दिया, व्यव वाला हो गया, प्रतिरोध वाला और धारा वाला भी हो गया, और आवेश वाला सबका हो गया। ये लास्ट प्रश्न है आज का, शक्ति वाला भी मैंने करा दिया। तो इसमें कोई 2 किलोवाट का हीटर प्रतिदिन 10 घंटे चलता है, तो 1 महीने का 4 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिल बताओ। तो पहले तो मैं बताता हूं यूनिट होता क्या है। तो देखो होता क्या है कि हमारे घरों में जो बिजली खर्च होती है
जो हम विद्युत ऊर्जा जो खर्च करते हैं, हमें जो बिजली घरों से बिजली आती है, उससे हम बिजली को यूज करते हैं और उससे हम खर्च करते हैं। तो हम कितनी खर्च कर रहे हैं उससे आपके घर एक मीटर लगा हुआ है, वो उसे नापता है। अब वो जो नापता है वो नापता है आपका यूनिट में, ठीक है ना। तो यूनिट कहें तो ये मान लो आप, जो यूनिट है, यूनिट ऊर्जा का बड़ा मात्रक है, बड़ा मात्रक, ये आप ध्यान रखें। यूनिट, इसे हम यू से व्यक्त करते हैं, यूनिट ऊर्जा का ही मात्रक है। फिर अगर जूल में क्यों नहीं आपके, क्योंकि देखो होता क्या है कि जब 36 लाख जूल ऊर्जा होती है, 36 लाख जूल ऊर्जा खर्च करते हैं हम, 36 लाख जूल ऊर्जा जब खर्च करते हैं तब वो बराबर होती है 1 यूनिट की। तो आप सोच पा रहे हैं कि अगर जूल में वो मीटर अगर ऊर्जा ना बताकर तुम कितने जूल ऊर्जा खर्च कर रहे हो, तो सोचो मीटर कितना बड़ा होता है, उसमें अंक कितने बड़े होते हैं, तो कैलकुलेशन में बड़ी दिक्कत आती है। तो इसलिए हमने एक फिक्स मान को हमने 1 यूनिट मान लिया कि जैसे ही आपके घर में 36 लाख जूल ऊर्जा खर्च होगी, तुरंत आपका मीटर में 1 यूनिट हो जाएगा। फिर आप 36 लाख ऊर्जा खर्च करोगे तो 2 यूनिट ऊर्जा हो जाएगी। तो इस प्रकार यूनिट का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब आप इसे यूनिट बोलो या फिर इसे बोल सकते हैं किलोवाट घंटा, दोनों बात एक ही है, ठीक है। अब यूनिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो आपको यूनिट निकालना है, तो आपको यूनिट निकालना है, तो यूनिट का फॉर्मूला होता है यू बराबर क्या होता है, वाट इंटू घंटा, घंटा इंटू दिन बट्टे 1000। ये है आपको यूनिट निकालने का, यही आपका यूनिट निकालने का फॉर्मूला है, और यही आपका किलोवाट घंटा। तो किलोवाट घंटा और यूनिट दोनों एक ही चीज होती है, या तो इसे यू लिखो या फिर इसे KWH लिखो, किलोवाट घंटा। तो यूनिट और यू एक ही चीज होती है। तो ये है आपका यूनिट निकालने का फॉर्मूला। जो मैंने अभी इंपोर्टेंट फॉर्मूले कराए हैं उनमें ये फॉर्मूला बच गया था, तो आपका ये हो गया। और इसमें ये मान याद रखें कि 1 यूनिट जो बराबर होता है वो बराबर होता है 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। ये मान आप सीधा सीधा याद रखें, पेपर में आपसे बहुविकल्प के प्रश्नों में पूछा जा सकता है, ठीक है। आप ये याद रखेंगे बिल्कुल। तो अब करते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न में कहा गया है कोई 2 किलोवाट का हीटर, तो यानी हीटर है उसकी शक्ति है वो 2 किलोवाट है, तो इस किलोवाट को पहले मैं वाट में बदलूंगा। तो मेरे पास जो वाट आएगा वो आएगा 2 किलोवाट का 2 गुणा किलोवाट में 1000, तो ये हो जाएगा आपका 1000 और ये हो गया 2000 वाट। अब मैं सीधे फॉर्मूला लगाता हूं, तो U बराबर वाट कितना है 2000 सर, घंटा कितना है, तो घंटा है आपका 10 घंटे, प्रतिदिन 10 घंटे चलता है वो, गुणा दिन कितने हैं, तो बोला गया उसमें 1 महीने का 4 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिल बताओ, यानी वो चलता है 1 महीने हीटर, और 1 महीने का मैं बिल निकालना है कितने उसने ऊर्जा खर्च कर दी। तो 1 महीने में हम यहां मान के चलेंगे 30 दिन। जब आपको कोई महीना नहीं दिया गया तो आप 30 दिन मानो, 30 और बट्टे हम लिखेंगे 1000, हो गया। इससे अच्छी कैलकुलेशन कुछ हो नहीं सकती है। तो 3 जीरो से 3 जीरो ये कट जाएंगे, बचेगा 30, 300 और 300 दूनी 600। तो वो हीटर ना आपका 1 महीने में आपकी 600 यूनिट बिल बना देगा, 600 यूनिट, इतना आपका यूनिट बन जाएंगी। लेकिन अभी प्रश्न खत्म नहीं हुआ है, प्रश्न ने पूछा है 4 रुपए प्रति यूनिट से बिल बताओ। 4 रुपए प्रति यूनिट से आपका बिल पैसे कितने बनेंगे, यानी जो मीटर निकालने वाला मीटर वाला आएगा तो आप कितना बिल भरोगे। तो 1 यूनिट 4 रुपए का पड़ता है, तो 600 यूनिट कितने के पड़ेंगे, तो आप जानते हो U बराबर 600 गुणा 4। जैसे आप कहें कि 1 किलो जो आम है वो 20 रुपए के हैं, तो 2 किलो आम 40 रुपए के हो जाएंगे। तो आपने किया क्या, जो 1 किलो की वैल्यू है उसमें आपने 2 का गुणा कर दिया। तो वैसे ही 1 यूनिट 4 रुपए का है और आपका यूनिट है 600, तो 600 गुणा 4 बराबर U बराबर हो जाएगा, ये बिल निकालना हूं, बिल यहां बिल लिख देता हूं। तो आपका जो बिल आएगा वो आएगा 2400 रुपए ओनली, ये लिखा होता है ना ओनली, हाँ वही। तो इस प्रकार आज हमने विद्युत धारा के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले और सभी मोस्ट इंपोर्टेंट बनने वाले सभी प्रश्न करा दिए। अब इसमें जो मात्रक हैं उनसे आपके बहुविकल्पी प्रश्न बन जाते हैं, कभी कभी धारा के छोटे छोटे फॉर्मूलों से बहुविकल्पी प्रश्न बन जाते हैं। तो आज हमने जितना भी किया उसमें अगर आपको कोई गलती नजर आती है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और अगर ये आपको थोड़ा बहुत भी आवश्यक लगता है, थोड़ा बहुत भी आपको लगता है कि हाँ सर ने मेहनत की हमारे साथ,
तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब पे तो कहां से शेयर कर देंगे आप, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर चलाते ही होंगे, वहां पर शेयर करें, अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों को बताएं। और प्लीज हमारा टारगेट है 600 सब्सक्राइब करने का, तो प्लीज उसमें हमारा सपोर्ट करें, 600 सब्सक्राइब करवाएं हमारे। और जो आपका करना है, आपको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब, और पढ़ाई अपनी करते रहें। ठीक है, थैंक यू।